जो मेरी डिस्ट्रिक्ट जज से आज भी सुबह बात हुई है, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि भाई हम आपको खोल देंगे, पर एक एश्योरेंस उन्होंने हमसे मांगा है। वो एश्योरेंस ये मांगा है कि एक तो जो हम रूल्स रेगुलेशन बनाए वो आप फॉलो करते चले जाएं, और ये हमारी कमिटमेंट है कि जो आपकी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। ये उनके वर्ड्स थे, ठीक है। सुबह सुबह मेरी दोनों डिस्ट्रिक्ट जजों से बात हुई है आज भी, तो उनसे रिक्वेस्ट की, मैडम का फोन आया था, उन्होंने स्पेसिफिक, पर उनका एक रिक्वेस्ट उनकी हमारे लिए थी कि भाई हम आप बिल्कुल आपके साथ हैं, पर आप पे जो कंडीशन हो जेन्युइन सी उनको आप मानते रहो, तो ये हमें भी आसान होगा काम। हम भी हाई कोर्ट को रिपोर्ट देंगे कि वकील कोऑपरेट कर रहे हैं और ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि उनका एक डर है कि हम अगर सारी चीजें खोल दें तो कहीं वकील हमें कोऑपरेट ना करें, क्योंकि बहुत से लोग उन चीजों को कंडीशंस को मानने से मना कर देते हैं। एक तो उन्होंने हमें ये कहा है कि भाई आप जो है लिटिगेंट्स को अंदर नहीं लाएंगे, ये हमारी सेफ्टी का। मैंने ये बात अभी स्वीकार की है, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे से हो सकते हैं सहमत हो सहमत ना हो, ठीक है, कि अभी आप कोर्टों के अंदर अपने क्लाइंट्स को ना अंदर बुलाएं चैम्बर में, ठीक है, तो उनको बाहर अभी वो कर ले। उसका रीजन है, आप समझो, ये बीमारी जो है वो अगर कोई भी लेके आता है, हम वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, हम उन चीजों को मान लेंगे, पर बहुत से जो है, कोई भी क्लाइंट आपका कहीं से भी आ रहा है, हो सकता है वो किसी उसको ना नॉलेज हो और वो इस चीज से ग्रस्त हो, तो आप भी उसकी सावधानी बरतें, आप भी उसको डील करते वक्त सावधानी बरतें। और फिलहाल एक हफ्ते के लिए उन्होंने मुझे ये कहा है कि भैया ट्रायल बेस पे हम ये आपका गेट खोल रहे हैं। और दूसरी चीज कि आपने कहा है बार रूम की, वो भी, और कमिश्नर और चीजों की भी, जो चैम्बर्स वाली भी बात उन्होंने कहा है कि इसका टाइमिंग बढ़ा के इसका भी गेट उन्होंने मेन वाला गेट खोल दिया है, और भी रिस्ट्रिक्शंस वो हटा देंगे चैम्बर। मगर उसके लिए उन्होंने ये हमसे आश्वासन मांगा है कि आप इसमें अपना कोऑपरेशन दें, और जो कंडीशन, ताकि ये बीमारी है आपके माध्यम से स्टाफ भी जा सकती है, जजों के पास भी जा सकती है, तो हम सबको सावधान रहना है। हमें अपने साथ अपने परिवार की, और ये भी हमारा परिवार है, उसकी भी हमें रक्षा करनी है, तो हमें थोड़ी कंडीशंस वो मानेंगे हम। ये मैंने आप सब की तरफ से एश्योर किया है उनको, और उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो मांगे हैं एक एक करके हम सारी पूरी करेंगे। मांगे जिस तरह हमने पिछली बार भी चर्चा की थी यहाँ खड़े होकर, दो शब्द मैं बोल सकता हूँ? मैं एक बार, तो जो है मांगे जो पिछली बार भी हमारी थी कि भाई एक तो गेट हमें खोल दो ताकि पार्किंग में जा सकें, चैम्बर ब्लॉक्स में हम अपने आके आराम से अपना काम कर सकें। उसके अलावा जो है यहाँ फिजिकल फाइलिंग भी हो और फिजिकल अपीयरेंस भी हो। तो फाइलिंग तो होगी हमारी शुरू, वो तो हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर कर दिया, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जजों ने हमारी मांग वहां रखी। जो बात हुई है उन्होंने मुझे पूरी डिटेल से ये बातें बताई कि भाई हमने आप लोगों की बात ये है कि भाई हमारी रोहिणी के वकील ये कह रहे हैं कि वहाँ, क्योंकि हमने ये कहा था कि 30 में और जगह ये चीजें चल रही हैं, तो हमारे यहाँ क्यों ना चलें, तो वो अपने उस पर चला रहे थे। मैं कहने की तो वो बात भी हमारी रखी गई और वो चीज हमारी मानी गई है। अब बात यह है कि हमें कैसे कोऑपरेशन करके आगे और काम इनसे खुलवाने, ताकि हमारी जो है आजीविका चल सके। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई हुई थी, मेरी यही मांग थी उनसे कि आप एक बार शुरुआत करें, हम कोऑपरेट करेंगे, हमारी तरफ भी देखें। हम भी 4 महीने से कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, परिवार है, तो सबका चले। फिर गरीब आदमी जो आ रहा है उसको भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सारी चीजों का विचार किया गया है। और जो भी भाई और विचार रखना चाहे वो भी रखे, और आगे अगर उसको कुछ हमें अमेंडमेंट या कुछ और चीज जोड़नी होगी या कोई और मांग भी करनी होगी वो भी हम करेंगे। एक तो पहले मैं सभी भाइयों का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो सब लोग इकट्ठे हुए और हम सबके प्रयास से जो है आज ये गेट खुल चुका है 4 नंबर के। अपना नाम बताएंगे? लेकिन उमेश चौहान एडवोकेट। तो इसके साथ साथ खाली ये गेट खुलने मात्र तक की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये हम जजेस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, जुडिशियरी के साथ फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हैं हम, लेकिन कम से कम जुडिशियरी भी हमारे बारे में सोचे, हमारी अर्निंग के बारे में सोचे। हर फील्ड आज की डेट में काम कर रहा है, हर आदमी काम कर रहा है, समाज का हर तबका काम कर रहा है, तो हम भी काम करें अपना। अब मान लिया इन्होंने गेट नंबर 4 हमारा खोल दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद करते हैं इनका कि गेट नंबर 4 खोल दिया है। हमारी गाड़ी जो है अभी गाड़ी अंदर जो है पार्किंग में चली गई बेसमेंट के अंदर। मेरी ये सबमिशन भी इन लोगों से है, आग्रह भी है कि कम से कम जो गाड़ी हमारी बेसमेंट में चली गई है
उसको लिफ्ट बंद है इनकी, बेसमेंट का एरिया भी इन्होंने बंद कर रखा है ताकि चैम्बर ब्लॉक में ऊपर कोई असेस नहीं है। तो कम से कम इतनी असेस खोल दें कि बेसमेंट का जो एक जिन्ना है बार ऑफिस की तरफ जो खुलता है उसको खोल दें, और वहाँ पे जो भी इनके स्टाफ इन्होंने बैठा रखा है चेकिंग के लिए उसको बैठा दें, ताकि इधर से एंट्री करने वाले आदमी और बेसमेंट से जिन्ने से आने वाले आदमी, मैं नहीं कह रहा कि लिफ्ट खोल दो वहाँ पे, बेसमेंट की लिफ्ट बंद रहने दो, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का जिन्ना खोल के कॉमन एंट्री करके और वहाँ पे एंट्रेंस पे लोगों को बैठा दो जो चेकिंग करने वाले हैं, ताकि एक वकीलों को भी सुविधा हो जाए। अदरवाइज उस पार्किंग को खोलने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसे तो रोड पे लगा के इतनी दूर जाएगा, वो वहाँ से चैम्बर ब्लॉक से घूम के सारा इतनी दूर आएगा। दूसरा फिजिकल फाइलिंग की बात है, बहुत अच्छी बात है, ऋषि भाई है, राजीव पहलान साहब जी, एक मिनट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारे एडवोकेट साहब ने बात बताई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के सारे थाने खुले हुए हैं, दिल्ली के अंदर क्राइम जारी है, थाने खुले हुए हैं और थाने में कोई भी क्राइम होता है और बहुत सारी जजमेंट है कि उन सब लोगों को लाके न्यायालय लाना पड़ता है, न्यायालय फैसला करता है कि ये एक्यूज है, विक्टिम है, क्रिमिनल है, या इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर एडवोकेट को अगर परमिशन नहीं दोगे, पूरे राइट्स नहीं दोगे, तो जो दिल्ली में 2 करोड़ जनता रहती है उनको जस्टिस कौन दिलवाएगा, क्योंकि वो तो कानून जानते नहीं है। 75% 80% आदमी कानून जानते नहीं है, उनको सिर्फ जस्टिस दिलवाने वाला एक विदाउट सैलरीड एक ही पेशा, एक ही लॉबी है दिल्ली के अंदर जो एडवोकेट्स है। अगर वो प्रॉपर यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, उनको टाइपिस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का टाइपिस्ट भी ऑर्डिनरी टाइपिस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक लीगल फॉर्मेट होता है। यहाँ फोटो स्टेट नहीं मिलेगी, यहाँ उनको कैंटीन नहीं मिलेगी। अगर ये व्यवस्था अगर सरकार नहीं कर सकती तो सरकार एडवोकेट्स के लिए क्या कर रही है? क्यों नहीं? क्या एडवोकेट्स का आना यहाँ मजबूरी है? अगर एडवोकेट नहीं आएगा तो 2 करोड़ लोगों को जस्टिस कौन देगा? क्या फिर आप उन लोगों को या तो थाने भी बंद कर दो, फिर आप या FIR दर्ज करना बंद कर दो, क्या इसका सोल्यूशन है? एडवोकेट्स की आना फाइनेंशियल के साथ मजबूरी भी है, वो अगर नहीं आएगा तो 2 करोड़ लोगों को जस्टिस कौन देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपकी जायज बात है कि वकील ही लोगों को जस्टिस दिलवाता है इस कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि आज क्राइम भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप अगर थानों में जाके देखें तो क्राइम्स की रिपोर्ट्स बहुत भारी बनती जा रही है, तो नेचुरल सी बात है उसमें कुछ अपराधी भी होंगे और कुछ नाजायज भी फंस जाते हैं उन चीजों में, तो उनको उनके अधिकारों की रक्षा वकील ही कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा आप करते हैं यहाँ पे खड़े होकर। एक आम आदमी को इंसाफ, एक रिक्शा वाला, एक रेडी वाला, एक आम व्यापारी जब यहाँ कोर्ट के दरवाजे पे आता है तो उसको कानून नहीं पता कि IPC CRPC में CPC में क्या लिखा हुआ है, यहाँ कोर्ट के अंदर क्या बोलना है उसको नहीं पता। एक एडवोकेट उसको गाइड करता है कि कोर्ट के अंदर क्या गरिमा है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या नियम है। अगर एक एडवोकेट यहाँ नहीं खड़ा होगा जो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, आज यहाँ जो हजारों एडवोकेट खड़े हैं ये जान जोखिम में डाल के कोविड-19 में, जहाँ आज जिन लोगों को, सरकारी लोगों को सैलरी मिल रही है, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, ये स्वास्थ्य कर्मी, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमको 1 करोड़ कंपनसेशन देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक वकील ने क्या अपराध कर दिया? एक वकील जो यहाँ पे इंसाफ दिलवा रहा है मजबूरी में खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, इसका क्लाइंट 20 साल 30 साल 50 साल पुराना उसकी कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने एडवोकेट को ये उम्मीद के साथ फोन करता है। उसकी यानी मजबूरी है, सोशल स्टेटस वर्क है ये। तो सरकार क्यों नहीं 1 करोड़ कंपनसेशन के लिए घोषणा करती? क्यों आंख मूंद के बैठी हुई है सरकार? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों सवाल है आपके माध्यम से, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, मेरे को जानकारी में है, और एक हमेशा आप एडवोकेट्स की आवाज रेज करते रहते हैं। और मैं आज आपसे एडवोकेट के राइट्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि जो लोग दुनिया को इंसाफ दिलवाते हैं उनको इंसाफ कौन देगा और उनको इंसाफ कौन दिलवाएगा? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। हम अपना अधिकार लेना जानते हैं और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हम अपना अधिकार लें, और हम अधिकार लेंगे और हम औरों को भी अधिकार, आम पब्लिक को भी उनके अधिकार दिलाएंगे। ये हम इसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। 2019 का इंसिडेंट गवा, आज तक इंसाफ नहीं मिला, किसी को सजा नहीं हुई। अभी 4 महीने से आपके एडवोकेट्स यहाँ पे रोज प्रोटेस्ट करते हैं, मैं आधे दिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आता हूँ। कब सरकार फैसला लेगी, ठोस फैसला? क्या एडवोकेट्स के वोट करने की संख्या नहीं है? 4 तरीके का वोट एक आदमी देता है। आपने अपनी बात, एक मिनट एक एडवोकेट अपनी बार एसोसिएशन को वोट देता है, MLA को देता है, पार्षद को देता है, MP को देता है, और उससे सरकारें चुनी जाती हैं, दिल्ली सरकार, भारत सरकार। तो आपकी बात को क्यों नहीं जल्दी सरकार गंभीरता से लेती? ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, रहा कोई फाइनेंशियल एड देने का, वो तो केंद्र सरकार और जो है स्टेट की जो सरकार है उनका अधिकार है, वही हमें फंड प्रोवाइड करती है। मगर हमारी जो सिस्टम है गवर्न होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से होता है। हमारे स्टेट की हाई कोर्ट जो है वो ही हमारे यहाँ के सिस्टम को गवर्न करती है। हमारा डायरेक्ट जो है सिर्फ सरकार से जो रहता है वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रहता है, जो उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट तौर पे हमारा जो वास्ता, वो जो भी हमारे काम होंगे वो जुडिशरी के माध्यम से ही होते हैं। PWD से भी अगर कोई काम होगा या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कोई काम होगा, किसी भी तरह की चीज है, वो हमारा या हमारी कोर्टें कैसे लगे, कब लगे, कब ना लगे, वो सारा प्रोसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर होता है, सरकार के अंडर नहीं होता। सरकार को तो हमें फैसिलिटी देनी होती है, मगर
दुर्भाग्य की बात है कि ना केंद्र सरकार ने और ना ही स्टेट की सरकार ने इस विषय में कोई ठोस कदम हमारे लिए उठाए हैं। हाँ, ये जरूर था कि अभी हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे जो 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस और का जो बात हुई थी और 10 लाख जो है लाइफ इंश्योरेंस की, वो भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे ही काम चल रहा है। अदरवाइज सरकार ने, दिल्ली सरकार ने उस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तो हमारा जो सिस्टम है वो, हमें कानून का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है, तो हम वो लड़ाई लड़के अपनी कोर्ट के माध्यम से अपनी मैं बात सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि जो सोशल वर्क एडवोकेट्स कर रहे हैं 2 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए, उनकी क्या ये मांग जायज है? ये होनी चाहिए कि और जो विभागों को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिल्ली सरकार ने घोषित किया है, या आप जुडिशरी की बात, हायर जुडिशरी की बात करें, क्या ये मांग जायज है कि एडवोकेट को, उसको अगर जनता को इंसाफ दिलवाने में सेवा करते हुए अगर किसी व्यक्ति, किसी एडवोकेट से कोई मृत्यु या ऐसा कोई बात हो जाती है, या वो कोविड से अगर वो पीड़ित हो जाता है, तो उसे क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए इंस्टेंट? सर, उसको तो नेचुरल सी बात है कि अगर इस तरह का वाकया होता है, चाहे वकील के साथ हो, चाहे जज के साथ हो, चाहे कोर्ट स्टाफ के साथ हो, चाहे पुलिस वालों के साथ हो, तो वो उनके लिए तो घोषणा हो चुकी, उनके लिए तो घोषणा हो चुकी। अभी सिर्फ एडवोकेट्स के लिए बैलेंस है। रिगार्डिंग जो है हमारे चेयरमैन है बीसीडी के केसी मित्तल जी, उन्होंने अभी रिसेंटली जो है आर्टिकल 26267 के तहत जो है कंटिजेंसी फंड को कन्वर्ट करने की बात करी है। 8,000 करोड़ का जो है उसके तहत जो है उन्होंने कहा है कि 500 करोड़ रुपए जो है चेयरमैन साहब ने हमारे ने मांगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर 500 करोड़ के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपकी दिल्ली के अंदर 1 लाख एडवोकेट की स्ट्रेंथ है, आप लोग जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, अलग अलग कोर्ट्स में काम कर रहे हो, अगर सोशल वर्क किसी को जस्टिस दिलवा रहे हो आप लोग 2 करोड़ लोगों को, वो भी कोई एडवोकेट सैलरी नहीं लेता, कोई इसके लिए कोई फिक्स कहीं पे क्राइटेरिया नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी एडवोकेट को इंसाफ दिलवाते हुए 2 करोड़ लोगों को कोविड हो जाता है, तो उसके और उसके परिवार के लिए क्या घोषणा इंस्टेंट उस 500 करोड़ में रखी गई है? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है, उसको मृत्यु प्राप्त है, तो क्या सरकार उसको क्या करेगी? मैं इंस्टेंट चाहता हूं, कोई लंबी बात नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख 10 लाख, किसी एडवोकेट को चैरिटी नहीं चाहिए, कोई एडवोकेट चैरिटी नहीं चाहता। ये तो खुद दुनिया को इंसाफ करवा रहे हैं, दुनिया के लिए चैरिटी कर रहे हैं, एक चैरिटी करने वाले को चैरिटी नहीं चाहिए। सीएम साहब ने, अरविंद केजरी साहब ने एक पॉलिसी डिक्लेयर की थी, अभी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई है क्योंकि हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उसमें जो है एनसीआर के जो वकील हैं, एनसीआर के वकील को लेके ये था कि उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि दिल्ली का वोटर होना जरूरी है, तो एनसीआर का वकील उसमें शामिल कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट पिटीशन पेंडिंग है। ये भेदभाव नहीं है जो है केजरीवाल साहब ने उसका ये भेदभाव नहीं है। कोई एडवोकेट ये पूछता है कि तुम अगर दिल्ली आंसर करने में जस्टिस दिलवाऊंगा, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन, क्या दिल्ली का कोई एडवोकेट ये कहता है, या दिल्ली कोई भी जुडिशरी का अफसर ये कहता है कि तुम दिल्ली के नागरिक नहीं हो, मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दूंगा? कोई एडवोकेट ये कहता है कि मैं वकालतनामा फाइल नहीं करूंगा, तुम दिल्ली के नागरिक नहीं हो? अगर एक एडवोकेट, एक जुडिशियल जज, कोई स्टाफ ये भेदभाव नहीं करता, तो दिल्ली सरकार ये भेदभाव क्यों कर रही है? ये बात गलत थी, इसीलिए ये तो डिवाइड कर रहे हैं आपको। पिटीशन पेंडिंग है अभी, हालांकि उसमें जो है टेंडर इन्होंने बुला लिए हैं, टेंडर आ चुके हैं उसमें, और बहुत जल्दी वो स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि किसी एडवोकेट से एक्सपायर होने के खाली 10 लाख रुपए मिलना सफिशिएंट नहीं है। जो वोटर्स हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो जो दिल्ली के वोटर्स हैं उसके आधार पर उस पॉइंट को रखा गया था। ये भेदभाव स्वीकार नहीं होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? कि हम यही चाहते हैं कि जो हमारी मांग है कि राधा रानी सिंह, एडवोकेट राधा रानी सिंह, कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में कि ये जो भेदभाव वाली बात है, जो कि दिल्ली के नागरिक को वो मिले या दिल्ली के एडवोकेट, ये भेदभाव आप स्वीकार करती हैं? नहीं, हम कोई भेदभाव स्वीकार नहीं करते। हमारे यही एक फिजिकली जो है कोर्ट को ओपन किया जाए, जैसे कि तीसरी कोर्ट में ओपन किया गया है, और जो अपना ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन प्रोसीडिंग करें, और जो आना चाहते हैं फिजिकली वो जरूर आए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और आशा जी, आप भी बीच में है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो भेदभाव की बात आ रही है, क्या उसको स्वीकार करोगे? बिल्कुल ही स्वीकार करेंगे। एडवोकेट में भेदभाव की बात मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। अदर जो ऑफिस की ओपनिंग हो रखी है हमारी, कोर्ट भी खुलनी चाहिए। मैं यही बोलूंगी कि कोर्ट खुलनी चाहिए हमारी। कोविड से अगर कोई पेशेंट, अगर एडवोकेट पीड़ित होता है, तो उसके और उसके परिवार को क्या मुआवजा मिलना चाहिए इंस्टेंट 24 घंटे में? 24 घंटे अगर नॉलेज में आता है कि पॉजिटिव है, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में स्टार्ट कराया जाना चाहिए। जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा है वो कोर्ट को, वो बीसीडी को उठाना चाहिए। अगर कोविड में किसी एडवोकेट की मृत्यु हो जाती है, तो उसको क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए? मृत्यु में जो भी हमारा 10 लाख रुपए का है टर्म इंश्योरेंस है, वो क्या 10 लाख से एक भरपाई हो सकती है उसके और उसके परिवार? भरपाई तो बिल्कुल किसी चीज से भी नहीं हो सकती। किसी इंसान की भरपाई पैसों से तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।